के हवाले से कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा के हवाले से क्या बातें करते थे मौलाना साहब, और नवाज शरीफ साहब की सियासत से मुतालिक क्या बातें करते थे। ये तो था इनका तर्ज सियासत। आज ये इन्हीं लोगों से हाथ मिला बैठे या अभी भी तर्ज सियासत वही है इनका? नहीं, मौलाना का तर्ज सियासत मुस्तकिल तौर पे एक ही है। वो हमेशा दो रास्तों के मुसाफिर होते हैं। मसलन अफगान जनरल मोहम्मद ज़िया के दौर में वो उनकी मदद भी कर रहे थे अफगानिस्तान में, और MRD में शामिल भी थे। कुल वक्ती सियासत तो यही थी उनकी, और पूरी तरह उन्होंने उनसे तावन किया। कभी कभी अपने साथियों को खुश करने के लिए ये भी कह देते थे वो कि ये अमेरिका और रूस की लड़ाई है। ज़हीन आदमी है, नहायत प्रैक्टिकल आदमी है, नहायत मामला फहम है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान के खिलाफ उन्होंने पुर करने की कोशिश की, और नवाबजादा नसरुल्लाह खान की रिस्पेक्ट बहुत थी, उनके दामन पर कोई दाग नहीं था। उनके एक बेटे पे बाद कुछ इल्जामात लगे, लेकिन वो कभी कोई चीज साबित नवाबजादा नसरुल्लाह खान के खिलाफ तो नहीं हुई। उनका बहुत इकराम किया जाता था। अब ये जो ताजा सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और बिल्कुल नहीं आना चाहते, और अदालतों को भी मुस्तरद कर रहे हैं और बाकी भी सभी को मुस्तरद कर रहे हैं, और मौलाना की शख्सियत बहुत मुतनाज़ा हो गई है कल के वाक़े के बाद। इसलिए कि अगर 3 अरब रुपए की जमीन उन्होंने बेची है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नैब की तहकीकात नहीं है, इसमें एजेंसियों ने उनकी मदद की है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत वक्त लगाया गया है। अगर सैकड़ों कनाल डेरा इस्माइल खान में उनकी जमीन है, अगर ये बात दुरुस्त है कि कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में उनके बंगले हैं और मार्केटें, तो उनकी पोजीशन तो बहुत मुश्किल होगा उन्हें अपने आप को बचाना। अगर ये इसमें 10% भी सदाकत है तो मेरा नहीं ख्याल वो आज़ाद रह सकेंगे। उनके पास एक ऑप्शन होगा कि जिन लोगों से मफाहमत करके वो बच सकते हैं वो उनसे मफाहमत कर ले। नवाज शरीफ साहब भी ट्रबल में है, शहबाज शरीफ भी ट्रबल में है, जरदारी भी ट्रबल में है। मुझे कोई तहरीक चलती नजर नहीं आती। शहजाद चौधरी साहब से पूछिए इनकी राय क्या है। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, हारून साहब ये कह रहे हैं मुझे तो कोई तहरीक चलती नजर नहीं आती, मगर जो नवाज शरीफ साहब से उनका राब्ता हुआ है मौलाना साहब का, उसमें तो कहा जा रहा है कि इस मूवमेंट को एक जो अमली जामा पहनाया जाएगा, उसके लिए जो सरबराही की कुर्सी होगी वो मौलाना साहब उसके ऊपर तशरीफ रखेंगे। देखिए, वो तो उन्होंने उनको कुछ देना ही था जिम्मेदारी। देखिए, एक चीज़ याद रखें, और हम सबको मालूम है कि मौलाना साहब बड़े अरसे से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बेशुमार की भी हैं, अपने घर पे बुलाते हैं लोगों को, कोई उसमें कोई एक आध रह जाता है वो नहीं जाता, ख़ास तौर पे जो मेन प्लेयर्स हैं, और वो कोई ना कोई कुछ कदगन होती है उसके ऊपर। तो इस वजह से वो जो तसल्ली वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है जिस तरह बिलावल भुट्टो ने इस दफ़ा कन्वीन करवा ली, वो उनकी सरबराही में नहीं हो पाती। तो एक तरह से उनको अपीज़ करने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी भी उनको दे दी। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा तहरीक की जो बात हुई कि तहरीक चल सकती है या नहीं चल सकती, इसके बारे में थोड़ी सी मुख्तलिफ राय इस तरीके से दूंगा कि तहरीक की नोयत भी तो मुख्तलिफ होती है ना। तहरीक का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जलसे करें, आप रैलियां लेके चलें, आप पूरे इस्लामाबाद को लॉक करें या फलाना ये करें, वो हालांकि वो कर चुके। लेकिन तहरीक का मतलब ये भी होता है कि आपने कुछ मकासद हासिल करने हैं, आपने कहीं प्रेशर डालना है, कुछ रिलीफ लेनी है, और उसके लिए आप इस किस्म का एक एका कर लें। यानी आप हुकूमत का काम, हुकूमत का जो हुकूमतकारी जो है उसके अंदर कोई ना कोई रुकावट क्रिएट कर देते हैं। किस तरीके से रुकावट क्रिएट करते हैं? मिसाल के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का मामला हमारे सामने है, जिसके अंदर के एक रियासत की और इनकी ख्वाहिश है कि उसको किसी तरीके से ये किया जाए और उसको सूबे का दर्जा दिया जाए। अब इस तरह के क्रिटिकल काम के अंदर जब ये पूरी की पूरी जो उनकी ऑपोजिशन है वो रास्ते में रुकावट बन जाए, हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार ना हो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ना हो पाए, तो डिपेंड करता है कि जो लोग ये चाहते हैं कि ये हो, उन पे कितनी ज़रूरत है, कितनी कंपल्शन है। तो ये कंपल्शन का और लेवरेजिंग का, प्रेशर का, ये आपस का एक तगोदौर रहती है। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक, बगैर तहरीक किए भी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये चीज़ छूटेगी। मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि ये कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पे मामलात को
आगे बढ़ाने में अपने इंटरेस्ट के रिलीफ के सिलसिले में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हारून साहब, जो शहजाद साहब ने गुफ्तगू की है, अब जो स्पीकर ने इजलास तलब किया था उसके बायकॉट का भी तो फैसला कर लिया, नून लीग ने भी कह दिया, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, इसके अगेंस्ट में उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। JUI ऑलरेडी कह चुकी है कि वो उस इजलास का हिस्सा नहीं बनेगी जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया है। तो रुकावटें डालने का सिलसिला तो शुरू हो चुका। फिर ये रुकावटें डाली जाएंगी, उससे मैं एग्री करता हूँ। मैंने ये अर्ज किया कि किसी बड़ी अवामी तहरीक के आसार मुझे नजर नहीं आ रहे, और उसकी वजह कोरोना भी है, दूसरी चीज में। बाकी तो ये मैंने आपसे पर्सन भी बहुत तफसील से अर्ज किया था कि नफ्सियाती दबाव हुकूमत पे रहेगा, बाज काम वो करना चाहेगी और नहीं कर सकेगी, लेकिन इनके बारे में सवालात अब उठते रहेंगे। जिस तरह नून लीग के और खानदान के तकरीबन हर आदमी, शरीफ खानदान के और जरदारी खानदान के टीटी के मसले हैं, अरबों रुपए हैं, पापड़ वाले के हैं, जलेबियों वाले के हैं, दही भल्ले वाले के हैं। अब इनसे पूछा जाएगा कि हुजूर ये जो इतनी बेशुमार प्रॉपर्टी है मुख्तलिफ शहरों में, ये कहाँ से आई है? और ये अपना जो माजी के बहुत से गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। मसलन एन पैटरसन से ने उन्होंने कहा था, विकीलीक्स में है कि मुझे वजीर आजम बनने में मेरी मदद की जाए, जिस पे इनकी पार्टी के मौलाना कफायतुल्लाह ने कहा कि वो विकी तो असल में कजन है जमाइमा खान का, आपको याद ही होगा। अच्छा, फिर ये है कि ये सवाल ज़ेर बहस अब मीडिया में आएगा, जो ये बात आगे बढ़ेगी इमरान खान की गलतियां भी ज़ेर बहस आएंगी। ये नहीं है कि नहीं आएंगी, हुकूमत की कारकर्दगी तो कोई ऐसी है नहीं कि उसकी कोई डिफेंड कर सके आसानी से। ठीक है, जो आपकी 5 साल हुकूमत रही मुशर्रफ के जमाने में, उसमें टेररिज्म फलता फूलता रहा। सूफी मोहम्मद, मुल्ला फजलुल्लाह, नौबत यहाँ तक पहुंची कि सवात शहर में फांसियां दी गई। आखिरकार फौज को कहा, मफाहमत के बावजूद सूफी मुल्ला ने कहा हम आइन और पार्लियामेंट को नहीं मानते। कौन उन्हें थपकी दे रहा था? फिर ये पूछा जाएगा कि कश्मीर कमेटी के 10 साल आप चेयरमैन रहे और आपने क्या किया? इनसे पूछा जाएगा, कर्नल कज़ाफी से और सद्दाम हुसैन से और ईरान के शाह से और प्रिंस मकरन से आपके क्या ताल्लुकात थे? इनसे पूछा जाएगा कि इंडिया में 2002 में आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के सियासतदान एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस के गिर्द जमा हो, एक गोल मेज के गिर्द जमा और कन्फेडरेशन बना सकते हैं, जिसकी जमात इस्लामी ने मजम्मत की। काजी साहब ने उसको कोशिश की कि ये डिसइंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन मनोवर हसन साहब आपको पता बहुत सख्त आदमी है, जो भी मौका पर अख्तियार करने डर जाते हैं। तो ये इनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, हुकूमत के लिए भी मुश्किलात होंगी। और अगर बात बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई, हंगामे हो गए, परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकते इमरान खान कुछ ज्यादा, उनकी टीम ही ऐसी नहीं है कि परफॉर्मेंस दे सके। आज शाम 4 बजे सीमेंट की एक फैक्ट्री में छापा पड़ा है, वो कोई वजह समझ में नहीं आती। चंद हफ्ते पहले एक इनकम टैक्स की खातून अफसर 50 लाख रुपए कैसे आदमी से रिश्वत मांग रही थी, जिसने न सिर्फ रिश्वत देने से इनकार किया बल्कि अपने 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें हजारों जॉब्स पैदा हो सकती थी अमेरिका मुंतकिल कर दिए और उन पे मुकदमा कर दिया FBI पे, और अब वो माफिया मांग रहे हैं और वो माफिया नहीं दे रहे। तो ये जब हंगामा अगर बहुत बढ़ गया, ये इस काबिल नहीं है ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान और मौलाना की रिप्लेस कर सके, तो फिर कुछ और ही होगा, अफसोसनाक होगा। लेकिन ये नहीं होगा ये लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त है चौधरी साहब से इससे तबसरा करें, मुझे एक नई पार्टी बनती नजर आ रही है माइनस शरीफ खानदान। यही लोग होंगे। देखिए, उसकी इब्तदा जलील शरकपुरी ने कर दी है। 2 सर्वे हुए जिसमें कहा गया है कि PTI के और नून लीग के 20% वोटर ने कहा हम हरगिज अगली दफा इन्हें वोट नहीं देंगे, हमने इन पे एतबार करके धोखा किया। या तो नई पार्टी बनेगी, और ये एक गुमान है, अंदाजा है, बरसों पहले कोई 100% से अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, या फिर कोई धमाका हो। ठीक है। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, जिस तरह से हारून साहब ने कहा कि एक नई पार्टी बनते हुए नजर आ रही है और जलील अहमद शरकपुरी साहब के बयान के हवाले से गुफ्तगू की है, नून लीग के अपने अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं नवाज शरीफ साहब के बयानिए के अगेंस्ट, मगर इसके साथ साथ इस पर भी मैं आपका तजिया जानना चाहूंगी। जो हारून साहब ने कहा कि सवाल अगर ऑपोजिशन से होंगे तो हुकूमत से भी होंगे, कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि खुद को डिफेंड कर सकें। अगर कारकर्दगी ऐसी नहीं है शहजाद चौधरी साहब, तो ऑपोजिशन अगर इस्तीफों की धमकी दे रही है तो किस बात के ऊपर इनको बड़ा इत्मीनान है कि इस्तीफे दे भी देंगे तो वापस फिर PTI आएगी?
देखिए वजह यह है कि नहीं, वापस तो पीटीआई तो उस वक्त सूरत में आएगी जब जैसे कहते हैं नेशन वाइड इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा, तो तब उस सूरत में। फिलहाल तो हम ये उन इस्तीफों की बात कर रहे हैं जो कि अगर ये नेशनल असेंबली से देंगे तो पीटीआई कह रही है कि हम इसके ऊपर अपने ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे जहाँ जहाँ से हटेंगे ये लोग, और फिर वहाँ पे जो ज़िमनी इंतखाबात के बाद अगर उन्हीं लोगों ने वापस नहीं आना तो कहीं ना कहीं पर के चांसेस दोबारा बन सकते हैं पीटीआई के आने के, तो इनकी जो तादाद है वो ज़रा बेहतर हो सकती है। मेरा अपना एक मैं छोटा सा और तजिया आपको दूँ इस वक्त मेरी नज़र में, जो पूरा पाकिस्तान का इस वक्त जो निज़ाम है, चले उस वक्त जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो हमारे सियासी निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं, जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन सामने आ गई, नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर कर दी और उसके बाद मुल्क को या हमारे इदारों को उस दहाने पे खड़ा कर दिया जहाँ पर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट सामने आ गई। किस एस्टैब्लिशमेंट के? हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सामने, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को सामने ला के अब कोई जी शऊर इंसान ऐसा किसी मुल्क में कर नहीं सकता कि वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को सामने ला के खड़ा कर दे। मुल्क, आपकी फौज जो है वो तो आपकी अपनी है, आपके मुल्क की फौज है, उसके खिलाफ आप किस तरीके से एक महाजराई खड़ी कर सकते हैं मुल्क के अंदर? तो आपके सियासी मकासद के लिए आपको सियासी रास्ते और सियासी चीजें ढूंढनी चाहिए थी चेंज जाए कि आप लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये है कि इस वक्त जिस किस्म के इनर हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर और रीजन के अंदर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर और बॉर्डर्स के बाद जो हालात हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी या जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे।